इक़्तिसादी सर्वे वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसमें जो नंबर्स हैं, जो अहदाफ हैं, वो बहुत सारे हदफ पूरे नहीं हो सके, ये उन्होंने माना। लेकिन साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी भी की। जब इंडस्ट्रीज़ के लिए बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, काम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी नहीं हो पा रहा, वैल्यू एडिशन नहीं की जा रही। हम तो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अवैस लगारी साहब का उन्होंने जिक्र किया कि वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो बिजली के टैरिफ हैं वो कम किए जाएँ, क्रॉस सब्सिडी उनकी जानिब से ख़त्म की गई। तो ये सारी बातें इंडस्ट्रीज़ के लिए हो तो रही हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात खालिद महमूद रसूल साहब। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अली हुस्साम असगर साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अली साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूं क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ का जिक्र कर रहे थे इससे पहले और बात कर रहे थे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करना है, कैसे हमने अपनी जो ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना है, ग्रोथ की तरफ कैसे जाना है। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि इस वक्त रुकावटें क्या हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, हमारी इंडस्ट्रीज़ चल नहीं पा रही, लोकल इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी और बाकी जो हमारी एक्सपोर्ट एसोसिएशंस हैं, क्योंकि मैं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का भी फॉर्मर चेयरमैन रहा हूँ, और हम गवर्नमेंट को बार बार ये बोल रहे हैं कि आपने हमें एक इंसेंटिव दिया हुआ था एक्सपोर्टर्स को, विच वाज द फिक्स टैक्स रिजीम, और आपने फिक्स टैक्स डाल के हमें आप नॉर्मल टैक्स रिजीम के ऊपर लेके आए। मैं भी जब लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मिला व्हेन ही विजिटेड लाहौर चैम्बर, और हमने उनको वहाँ पे एक प्रपोजल मैंने भी उनको दी कि जो कंपनी पिछले साल से 10% या 15% अपनी एक्सपोर्ट को ग्रो करती है, आप उसको वापस या तो फिक्स टैक्स रिजीम में ले जाएं या उसको आप टैक्सेशन बेनिफिट दें। जब आप वो देंगे तो कंपनी जो है उसको एक बहुत ज़्यादा वो होगा कि अगले साल हमने अपनी ग्रोथ करनी है। दूसरा, हमने ये भी बोला कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह लाहौर की इंडस्ट्री है, हम आपको बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ बिठा देते हैं, हज़ारों की इंडस्ट्री के साथ बिठा देते हैं, अगर वो अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन इशू इस वक्त पाकिस्तान का चल रहा है वो चल रहा है कि आपने रोज़गार देना है लोगों को, गवर्नमेंट एक लिमिट तक रोज़गार दे सकती है, तो आप इंसेंटिवाइज करें इंडस्ट्री को कि अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग लेबर, एग्जिस्टिंग जो उनके पास स्टाफ है, उससे 15-20% हर साल इंक्रीज़ करती हैं। क्यों करते हैं कि आप उनको इंसेंटिवाइज करें टैक्सेशन के अंदर, हर बंदे को एक इंसेंटिव पैदा होगा। तो पता नहीं क्यों हमें समझ से बाहर है कि हम बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं ये वाले ये मुतालबात रखेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है अब तक। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मुआशियात हैं अशफाक तोला साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब हमें वक्त देने के लिए। अशफाक साहब, आगाज़ अगर हम यहाँ से करें, आज जो इक़्तिसादी सर्वे जारी हुआ है वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, एदाद व शुमार तो जारी किए गए हैं और मुल्क की मईशत की बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है। क्या आपको भी उतनी खूबसूरत लग रही है? आपकी आवाज़ मेरा ख्याल है क्लियर नहीं है, तो मैं जहाँ तक समझाऊंगा, आप आदाद व शुमार की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है देखें, आदाद व शुमार तो हर साल ही शायद साल ही हम इन पर बहस करते हैं और ये ला हासिल बहस हो जाती है। अगले साल फिर हम आते हैं और फिर इनको रिव्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि पहला साल ये जो आदाद व शुमार आते हैं वो प्रोविजनल होते हैं, अगले साल उसको हम रिवाइज करते हैं और उससे तीसरे साल जाके ये फाइनल होते हैं। तो एक लॉन्ग टाइम होता है जिसमें ये होते हैं। मगर मेरे हिसाब से देखें, मैं हुकूमत को कभी भी मोरद इल्ज़ाम इसलिए नहीं ठहराऊंगा कि इनको तो डिफेंड करना है अपनी माशी आशारियों को, और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये कुछ दे नहीं सकते आपको और मुझे, और इसलिए ये ऑब्वियसली जाहिर बात है वो हर आदमी अपने उस हिस्से का जो बेहतरीन पोर्शन है वो निकाल के रखेगा कि जी हमने देखें GDP में ये किया, हमारी एक्सपोर्ट बनिस्बत इसके कि जी ये ख़राब होती बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जी वॉर हो गई थी, या हमारे क्या कहते हैं जी जलजला आ गया था और सॉरी सैलाब आ गए थे इसलिए ये हमें प्रॉब्लम आई। और मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज हम IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम नाकाम हो जाते हैं अपने लोगों को फैसिलिटेशन करने के लिए। देखिए, हमने कुछ नंबर्स वर्क किए थे और ये टाइमली हमने लोगों को दिए भी थे कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए 2 साल में इसकी हिडन कॉस्ट मेरी आई है 11,000 अरब रुपए। हम परसों हमारी सियासी बात पे इत्तेफाक नहीं कर रही थी कि 920 बिलियन रुपीस को किस तरीके से हम मैनेज करें, और कल जाके हमने उसको मैनेज कराया और उसके बाद हम IMF के पास गए कि यार ये फार्मूला आ रहा है, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो हमारी कदगनें इस बात की मुतामिल हैं, नहीं हो सकती हैं कि हम अपने अवाम को कुछ दे सकें। हमें मेरा ख्याल है सबसे पहले IMF के प्रोग्राम को अपना रिव्यू करना पड़ेगा
क्योंकि इसके रहते हुए कोई भी पॉलिसी मेकर चाहे कहीं से भी आप लेके आए, मेरा ख्याल है लेकिन वो लेकिन अशफाक साहब, आपको पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है? जो आपने कुछ कहा सर। जी, मैंने कहा आपको पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है? आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है सर। आप मैं आई कांट हियर प्लीज यू। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी अगर आवाज़ बढ़ा दें और अशफाक साहब तो मेरी आवाज़ चली जाए। अशफाक साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने जिक्र किया, जाहिर है आईएमएफ की तरफ से जो बहुत सारी शराइत हैं वो तो हैं, लेकिन आपको पॉलिटिकल विल दिखाई देती है इस वक्त हुकूमत की? देखिए, ये चीजें मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, जो शराइत है ना, उसमें सबसे बड़ी तो शर्त हमारे शराय सूद को मैनेज करने की है। वो जब हमारा इन्फ्लेशन या अफराते दर 4% होता था, तब भी हम 11.5-12% या 10.5% पे पॉलिसी रेट पे होते थे। आज जब हमारा 11% और एवरेज 4.5-6% है, फिर भी हम यहीं पे। दुनिया का दस्तूर है कि पॉलिसी रेट जो होता है वो इन्फ्लेशन से 2% प्लस होता है। बट हम वाहिद मुल्क हैं दुनिया के जिसको इतना बड़ा उनको डेल्टा देना पड़ा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम IMF के प्रोग्राम में है। करेंसी हमारी 250 रुपए की होनी चाहिए थी, बट हम वाहिद 30 रुपए ऊपर पे जा रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया डिवैल्यू कर रही है इस वॉर के बाद। इंडिया डिवैल्यू कर रहा है, बांग्लादेश ने किया, बट हमारी रिवैल्यू हो रही है रोज 2-3 पैसे। इसकी वजह यह है कि हमारा स्टेट बैंक महंगा डॉलर खरीद रहा है, और उसने पिछले 3 सालों में 27 अरब डॉलर खरीदे हैं। हम IMF के प्रोग्राम से निकल सकते हैं, हमारे पास पूरी रेसिपी है। हम इस मुल्क में इन्फ्लेशन को 6% और GDP ग्रोथ को 5% ला के 11% तो साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर हम निकल सकते हैं इस IMF कंप्लायंस से जो हमारे लिए, अवाम के लिए मुश्किलात ला रही है, तो फिर मसला कहाँ है? आप हुकूमत से मिले, तजावीज़ दी, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। मेरा ख्याल है अशफाक साहब के साथ जरा राब्ता बहाल करें। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़रा ये ऑडियो का मसला थोड़ा हल हो जाए। जब तक हमारे साथ दीगर मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ तारिक साहब मौजूद, खालिद साहब मौजूद है, खालिद महमूद रसूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब, ज़ाहिर है जो इस वक्त हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, इक्तिसादी सर्वे तो जारी हो गया है, लेकिन उसमें जो नंबर्स पेश किए गए हैं वो एक अलग बहस है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, जो तक हमारी इकॉनमी है उसके जो बुनियादी मसाइल हैं वो आपके नज़दीक क्या हैं जिसको हल करना IMF के होते हुए हमारे लिए, हुकूमत के लिए, मुआशी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, बुनियादी तौर पे जो हमारी इकॉनमी का एक जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो आउटडेटेड है, और उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए कि हमारे 3 मेजर शोबे हैं। एक इंडस्ट्री है, आपके यहाँ एग्रीकल्चर है, और उसके बाद आपके यहाँ सर्विसेज सेक्टर है। अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो पिछले कई सालों से इंडस्ट्री, अभी जैसे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इट इज़ लूजिंग द कम्पेटिटिवनेस एज़ कम्पेयर टू द रीजनल प्लेयर्स एज वेल एज़ टू द इंटरनेशनल प्लेयर्स। अच्छा, उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ दस्तावेज़ी सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारी एनर्जी और जो बाकी कॉस्ट ऑफ डूइंग की चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रेशर आता जा रहा है। नतीजा ये है कि हमारी इंडस्ट्री ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, इसकी कम्पेटिटिवनेस जो है ना वो लूज़ हुई है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारी गवर्नमेंट का जो काफ़ी अरसे से ज़ोर है उसमें बजाय इसके कि इस इंडस्ट्री में हम डाइवर्सिफिकेशन लेके आएँ, वैल्यू एडिशन पे जाएँ, हाई टेक पे जाएँ। अच्छा, सारे का सारा जो हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट बास्केट भी है वो भी सारी उसी प्रिमिटिव बास्केट के ऊपर है जो आज से 10-15 साल पहले भी है। उसमें टेक्सटाइल्स है तकरीबन को 55-58% के करीब, चावल है, लेदर है, 75% मोरलेस। ये 4 ग्रुप्स जो है ना वो कर लेते हैं, विच इज़ लीस्ट वैल्यू एडेड है। अच्छा, दुनिया जो है वो IT समेत केमिकल, इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एंड सो ऑन सो फोर्थ वो वहाँ आगे चली गई। हमारी इंडस्ट्री में एक तो कम्पेटिटिवनेस लूज़ हुई, दूसरा उसमें ये है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकी। अच्छा, पूरी इंडस्ट्री में अगर आपने इसकी तरह की प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक ग्रोथ लेके आनी है तो आपको पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। पॉलिसीज़ में बड़ी वाज़ेह तौर पे एक विजिबिलिटी देनी पड़ती है। टैक्सेशन में भी आपको एक वाज़ेह तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो आपको देना पड़ता है। अच्छा, फिर यह कि पॉलिसी शिफ्ट जो है ना वो बार बार नहीं होने चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब होता ये है कि हमारे इंडस्ट्री में ये कम्पेटिटिवनेस लूज़ हुई। उसके बाद आ जाइए एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर इज़ कंट्रीब्यूटिंग हमारी इंडस्ट्री का खासा बड़ा जो GDP का 18% के करीब है। इसमें जितनी भी हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो पिछले तकरीबन 3 दिहाइयों से कंटिन्यूसली दे आर फॉलिंग डाउन। और हमारे यहाँ हर इकोनॉमिक सर्वे में लाइफ स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ा के पेश कर देते हैं सो दैट कि एवरेज जो GDP एग्रीकल्चर सेक्टर की आपको नज़र आए कि ग्रोथ है। इस साल भी आप देखिए कि उसमें जो ग्रोथ है वो लाइफ स्टॉक में है, जो मेन क्रॉप है उसमें नहीं है।
अच्छा, यही हाल हमारा कुछ सर्विसेज सेक्टर का भी है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। और फिर ये कि IMF के प्रेशर में, रेवेन्यू कलेक्शन के प्रेशर में, क्योंकि ये सारे के सेक्टर जो है जिसमें जो इसमें दस्तावेज़ में है या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के मतलब स्पेक्ट्रम में है, उसी के ऊपर टैक्सेशन का जो है ना वो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। नतीजा ये है कि हमारे ये तीनों सेक्टर जो है वो अपने अपने मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार हैं। अब ये जो हमारा बजट है इस दफ़ा आने वाला है कल, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का ये 5वां बजट होगा और वज़ीर ख़जाना का ये 3रा बजट होगा। पहला बजट उठा लीजिए और आज का बजट जो कल आने वाला है वो उठा लीजिए, या इकोनॉमिक सर्वे जो 5 आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, आपको हार्डली कोई इसमें फ़र्क नज़र आएगा, सिवाय उस स्टेबलाइजेशन के मंत्रा के आपको वाज़े तौर पे कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही। कलामी की माजरत, आपने जो कमियां सामने रखी हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ऑब्सोलीट हो गया, तो जाहिर बात है एक हुकूमत 5 साल से बैठी है, बजट दे रही है, इकोनॉमिक सर्वे 5 दे दिए हैं, वज़ीर ख़जाना ने 3रा बजट दे दिया, वो भी ये तमाम मामला जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है, कभी एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन कहलाती थी, सर्विसेज सेक्टर का बढ़ गया है, लेकिन कोई भी मार्केट ग्रोथ कर रही है ना डेवलपमेंट पकड़ रही है, और ना ही फिर वो ट्रिकल डाउन कर रहा है आवाम की तरफ उसका फायदा। क्यों हुकूमत इस बात को नहीं समझ पा रही है? हुकूमत के पास सलाहियत नहीं है, सिर्फ IMF के ऊपर क्या हर बार डालकर हम आगे बढ़ सकते हैं कि IMF कंप्लायंस की वजह से नहीं हम कर पा रहे, या फिर जिस हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करते हैं वो करने का इरादा ही मौजूद नहीं है, क्योंकि वो टफ टाइम है, लंबा वक्त लगेगा उस पर। देखिए, इसमें 3-4 फैक्टर हैं। आपने इस सवाल में बड़ी गहरी बातें पूछ ली और इसमें 3-4 सवाल हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें हमारी जो हुकूमत ये है, या जो इसमें हुकूमत के 2 इस वक्त मेजर एलाइज़ हैं, नून लीग है और पीपल्स पार्टी भी है, हम बुनियादी तौर पे आज से 30 साल और 20 साल पहले की पॉलिसियों की आज भुगत रहे हैं। जो एनर्जी पॉलिसी 94 में आई वो 1 साइडेड थी और डॉटेड लाइन के ऊपर साइन किए गए, जो भी वजूहात थी चली छोड़ दीजिए उसको, लेकिन उस पॉलिसी को कोर्स करेक्शन नहीं की। बाद में नून लीग की जब हुकूमत आई लेट 90s में, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी उन्हीं पॉलिसीज़ को मतलब जारी रखा गया। जुल्म ये है कि परवेज़ मुशर्रफ के बाद भी हमने उसी एनर्जी पॉलिसी को जो है ना वो जारी रखा। उसी का वजह है कि आज IPPs का हमें इतना बड़ा जो है ना वो नुकसान इस मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। तो हम जो इसमें इंडस्ट्री में या हमारे जो पूरे का पूरा जो वज़न हमारी पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो आ रहा है वो उन्हीं पॉलिसियों का है, उन्हीं पॉलिसियों का भुगतान भोग रहे हैं। यही पार्टियां आज भी हुकूमत में हैं, तो लिहाजा इनमें से कोई भी ना अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार है, उसमें कुछ छोटा मोटा रिलीफ दे के आगे जाने की बात कर रहे हैं। नंबर 1, माज़रत खालिद साहब यहीं रुकिए पहले, वो क्यों रिलीफ देने को तैयार नहीं? अगर यही 20-30 साल पहले की इनकी गलतियां हम आज भुगत रहे हैं, या आज भी अवाम के लिए वो काम करने को तैयार नहीं है जिनको पहले कोर्स करेक्शन करने की जरूरत थी, तो आज से आगे इनसे क्या फिर तवक्को रखी जा सकती है कि अवाम के फायदे में कोई काम होगा, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगी, कोई बजट के अंदर रिलीफ होगा? बात यह है कि बड़ा सादा मतलब भोलपन पे भी आपके शाबाश है। 10 साल का बच्चे से भी गिलास टूट जाए तो वो कभी नहीं कहता मेरे से गलती हुई है। तो सिखाया ना गया हो तो खालिद साहब वो बच्चा कहेगा, सिखाया गया हो कि गलती तस्लीम करनी है तो बच्चा जरूर तस्लीम करेगा। तो लिहाजा बात यह है कि ये बड़े समझदार लोग हैं। आपका क्या ख्याल है कि जब ये तस्लीम कर लेंगे तो उसके बाद अपोजिशन लोग छोड़ेंगे इन्हें? तो लिहाजा ये गलती तस्लीम नहीं करते। अच्छा, एक तो ये है कि ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारा जो तर्ज़ हुकूमत है ना, उसमें कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं आई। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इस वक्त जो भी हुकूमत की तरजीहात हैं पिछले 2-3 दिहाइयों से आप उठा के देख लीजिए, वो प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक नहीं है, वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज के ऊपर हैं, वो एलीट कैप्चर को सपोर्ट करती हैं सारी की सारी। जब आपके जितने एक्सपेंडिचर आप देखें, आप सड़कें बनाते चले जाएं और इस तरह के ऐसे प्रोजेक्ट बनाते चले जाएं, लेकिन ये है कि आपको ये जो प्रोजेक्ट जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, फिर इस मुल्क में आलमोस्ट हर साल जो है वो 40-45 लाख बच्चे जो हैं वो रोज़गार की मार्केट में एंटर हो रहे हैं। आप उनके लिए स्किल्स डेवलपमेंट और उनकी जो मुलाजमतें हैं वो पैदा करने में हम रेगुलरली फेल हो रहे हैं। अच्छा, हम उसमें भी तो लिहाजा ये हुकूमतें अगर वो पॉलिसियों की बात छोड़ दें तो इनके पास करने को और काम बहुत है कि अपने जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उनको कंट्रोल करें। उसके बाद ये है कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिस तरह हम पीछे जा रहे हैं उसमें डेवलप करने की कोशिश करें। अब मुझे बताइए कि हर साल ये बड़ा सीना तान के कहेंगे कि हमने फला चीज़ में इतने % PSDP में बढ़ा दिया। हमारी हायर एजुकेशन फेडरल लेवल प्रोविंशियल लेवल के ऊपर पिछले कई सालों से मुसलसल उस पर कट लगता जा रहा है।
हमारी जो हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसका लेवल जो है वो यहाँ तक आ गया है कि ये तमाम इंस्टीट्यूशन अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो ये प्रायोरिटीज़ की बात है। तो मैं जो दूसरी गुजारिश कर रहा था कि इन हुकूमतों में प्रॉब्लम यही है कि अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनको उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, बल्कि जितने कर्ज बढ़ाते गए हैं, हर साल इकोनॉमी गई है, इसमें बढ़ाते चले गए हैं। इन्हें प्रायोरिटीज़ को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रायोरिटीज़ को अपना दुरुस्त करना पड़ेगा। साकिब फयाज मगू साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सनतकार हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। साकिब साहब, फिर हम ये तो कह रहे हैं और यही बात हो रही है कि हुकूमत तो तस्लीम नहीं करेगी कि जो उनकी मुआशी कारकर्दगी है वो कैसी है, लेकिन हम ये तस्लीम कर लें कि हमारी जो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ की वो हमें मुमकिन अभी तक भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए जा रहे, कोई प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि फिर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसकी सम दुरुस्त करना इस वक्त कितनी ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये समझना कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक्सपोर्ट की ग्रोथ के बगैर आपकी इकोनॉमी सही नहीं हो सकती। आप इसमें कितने भी ये दादो शुमार को आप पेश कर दें कि इतनी हमारी ग्रोथ हो गई, मुझे तो ये समझ नहीं आई, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो ग्रोथ बता रहे हैं कि वो 3.7% की ग्रोथ है, और जो जीडीपी जो पहले 410 बिलियन की थी अब वो 450 बिलियन की बता रहे हैं। तो यानी कि जीडीपी में 10% का इजाफा बता रहे हैं, और जो ग्रोथ है वो 3.7 की बता रहे हैं। और वो ग्रोथ भी हुई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने इसमें देखा कि एग्रीकल्चर जो है वो मनफी गया है और उसकी ग्रोथ मनफी है, जबकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हमें तवज्जो ही एग्रीकल्चर के ऊपर देनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी एक्सपोर्ट भी अगर हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि अभी तक की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 95% जो है हम वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये 5-6% वैल्यू एडिशन करते हैं और फिर उनको हम आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। एग्रीकल्चर एक वाहिद वो ऐसा सेक्टर है कि अगर उसकी एक्सपोर्ट और उसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट दें तो एग्रीकल्चर उसका रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसी के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। जो कॉटन की बेल्स थी वो पहले जो हमारी 12 मिलियन बेल्स होती थी, वो अभी इस साल जो है वो 4 मिलियन बेल्स भी नहीं हुई हैं, और वो टोटल जो कॉटन है वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ईएफएस के अंदर। ये कहाँ की, मतलब ये कौन सी पॉलिसी है, या ये कहाँ से आप जो है वो जो एक हमारे पास एक एज था, कॉटन का एज था, तभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी इधर बन गई। लेकिन वही चीज अब हम लोग इंपोर्ट पर जा रहे हैं, और हमारा जो वो ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ता जा रहा है, और हमारी इंपोर्ट सबसे ये इम्पोर्टेंट जो अलार्मिंग सिचुएशन है, पिछले साल जो थी वो हमारी जो इंपोर्ट थी वो 50 बिलियन थी, और इस साल जो है अभी तक ये 55 या 56 हो चुकी है, और मेरे ख्याल में ये पूरे ये फाइनेंशियल ईयर के अख्ताम पे 60 बिलियन की इंपोर्ट होगी हमारी। तो इसमें मेरे ख्याल में हमारी जो भी ग्रोथ होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी कितनी है। हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 8 से 9% आ रही है, और जो हमारे जो कंपेटिटर है बांग्लादेश, उसकी जीडीपी हमसे कम है, लेकिन एक्सपोर्ट टू जीडीपी जो है वो उसकी 14 to 15% है। हमारे यहाँ भी ये एक वक्त ऐसा होता था कि 1991 में अगर मैं देखूं, मैं ये देख रहा था कि वो उस वक्त कितनी थी ये जीडीपी के पुरानी, उस वक्त हमारी भी 17 to 18% होती थी हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी, और अब वो कम होकर 8 to 9% आ गई है। तो सबसे ज्यादा तवज्जो हमें इस पर देना होगा अगर हम वाकई में चाहते हैं कि IMF के प्रोग्राम से बाहर आए, तो हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज का वो इजाफा करना। अली हुसैन साहब, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात हो रही है, मैं आपकी तरफ ये पॉइंट लेकर आता हूँ। हम ये तो कह रहे हैं कि मेन क्रॉप में ग्रोथ नहीं आ रही, जो लाइव स्टॉक है उसमें शायद कुछ बेहतरी आई भी है, लेकिन एग्रीकल्चर के जो बुनियादी मसाइल है वो आपको क्या लगते हैं कि हमारी फसलों की ग्रोथ मुसलसल मनफी में क्यों है? कपास की पैदावार भी हम देख रहे हैं कि इस बार कम हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। पहले जो मैंने आपसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की और एक्सपोर्ट रेट ग्रोथ की बात की थी इंट्रोडक्शन के अंदर, आप बड़े अच्छे वैलिड टॉपिक पे लाए हैं, जिसको साकिब भाई ने भी अभी पिकअप किया, एग्रीकल्चर को। हमारी बैकबोन ऑफ द इकॉनमी एग्रीकल्चर है। हमारा जो मेन इशू इस वक्त चल रहा है कि हमारी यील्ड पर एकड़ जो पैदावार है हर फसल की वो डिक्रीज़ होती जा रही है। रीज़न है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, R&D पे अब करने की ज़रूरत। देखें, ये गवर्नमेंट का खाली काम नहीं होता, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना है। मैं जब राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का चेयरमैन था, मैंने उस वक्त भी गवर्नमेंट को बहरहाल दफ़ा कहा कि आप
एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज करें किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। ये एग्रीकल्चरल इमरजेंसी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जो एक्सपोर्टर अपनी इंडस्ट्री के अंदर R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है और R&D रेड ग्रोथ के ऊपर जाता है, फार्मर प्रोग्राम्स को इंगेज करके आपकी उसको आप इंसेंटिव दें, ताकि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एक्सपोर्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के ऊपर काम करना शुरू करें। वो कहते हैं ये प्राइवेट सेक्टर नहीं करना है। अगर हम बुनियादी मसाइल से बाहर नहीं निकलेंगे, इंडस्ट्रीज कहती हैं हम एक्सपैंड करने की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि ज़ाहिर है जो उनके बेसिक मुतालबात हैं वो अभी तक वहीं के वहीं हैं कई सालों से। वो कहते हैं पहले इसको तो हल कर दो, फिर हम R&D की तरफ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का अगर आपने ग्रोथ करनी है, क्योंकि आपकी 60% ऑफ द इकॉनमी इज़ एग्रीकल्चर, जब तक आप एग्रीकल्चरल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप IMF के सामने हमें बिठा दें, आप फार्मर्स एसोसिएशंस को बिठा दें, एक्सपोर्ट एसोसिएशंस को बिठा दें। हम तो हमेशा बोलते हैं कि हम आपके स्टेक होल्डर हैं। आप IMF से जब भी निगोशिएट करते हैं आप स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, हम उनको कन्विंस करेंगे। लेकिन आपको एग्रीकल्चरल एमनेस्टी देनी पड़ेगी या एग्रीकल्चर इंसेंटिव देना पड़ेगा यील्ड पर एकड़ बढ़ाने के लिए। कैसे निकलेगा, जबकि हमारी जिसको हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन था, लेकिन वो कम करता जा रहा है अपना शेयर हर गुजरते साल के साथ। इंटरेस्ट कम हो रहा है उसके अंदर, किसान वो नहीं कमा पा रहा जो उसे उससे कमाने की जरूरत थी। सवाल ये पैदा होता है कि कमी कहाँ हुई कि किसान का भी उस चीज में इंटरेस्ट कम हो गया। जब हम R&D की बात कर रहे हैं, हमारी चावल कॉटन की एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मार्केट रखती थी, आज वो बिल्कुल स्क्वीज कर रही है। तो कोई तो रीजन है कि ग्राउंड पर जो जुड़ाव जिसे कहते हैं उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ वो जुड़ाव खत्म हो रहा है, वो इंटरेस्ट, वो दिलचस्पी कम हो रही है। कहाँ, क्या किसान मार खा रहा है ज्यादा इस वजह से? बिल्कुल भी। बीज यील्ड पर एकड़, जहाँ किसान आप को R&D पे आ गए। मैं R&D पे, देखिए जब आपका बीज ऐसा आएगा ना जो किसान को 100 मन एकड़ देगा, किसान ऑटोमेटिकली इसको ग्रो करेगा। ये कमर्शियल सेंस की बात है। आज बासमती क्यों कम ग्रो होने लग पड़ी है कि बासमती की यील्ड आपकी 35-40% पे रह गई हुई है। नॉन बासमती पंजाब जैसी जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग पड़ी है, क्योंकि उसकी 100 मन की इस वक्त यील्ड आ रही है। तो हमें एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर आने वाले बीज के साथ किसान सेटिस्फाइड है? बिल्कुल होता है। R&D की जरूरत है, हम अपनी काम नहीं कर रहे हैं। अपनी R&D की जरूरत है हमें। सबसे मैं आपको फिर तो आपको बहुत से बीजों के साथ हमारे किसान की भी वो ट्रस्ट फैक्टर बाज़ औक़ात नहीं उस तरह से कंटिन्यू करता है। 1 या 2 यील्ड्स के बाद वो उससे डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं, या वही बीज दोबारा कंटिन्यू उसी के लिए जरूरी है कि जब आप सीड को इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो और चीज़ है। जब तो ये तो अब सूबों के पास नहीं मामला, सॉरी जी सूबों के पास मामला। तो क्या सूबे, अगर हम पंजाब में बैठे हैं बात नहीं, लेकिन मैं और बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इंडस्ट्रीज़ को, जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज़ हैं, आप उनको इंसेंटिवाइज करें टैक्सेशन के अंदर या किसी तरीके के अंदर कि वो सर्टन पोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अगर रिसर्च के ऊपर लगाते हैं तो उनको ये बेनिफिट्स टैक्स के अंदर मिलेंगे। मैं बजट के हवाले से बात करूं, जैसे मैंने आपसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के बारे में बात की थी लाहौर की इंडस्ट्री के हवाले से, इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है, जैसे मैं एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हूँ, आप हमें इंसेंटिवाइज करें टैक्सेशन के अंदर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अगर हम R&D में इन्वेस्ट करें। दिस इज द राइट आइडिया कि गवर्नमेंट इसको कैरी करती है तो ये उस इंडस्ट्री के भी ग्रोथ के लिए उसके अलावा आपका सर्वाइवल नहीं। उसके अलावा लेकिन जो इस बार हमारा चावल की एक्सपोर्ट कम हुई है, उसके पीछे रीजन क्या है? चावल की एक्सपोर्ट कम होने का इस वक्त तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मेजर रीज़न आपकी वो रही है, क्योंकि आपका जो स्टेट ऑफ होमलेस वगैरह बंद हुआ है, आपकी मेजर जो बासमती की मैं बात कर रहा हूँ, बासमती की जो आपकी बाइंग कंट्रीज है ना, दैट इज़ ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो वो तो उसकी वजह से वो कोई उसके अलावा उसमें और कोई ऐसा इशू नहीं। तो सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमें जी लास्ट 2 मंथ्स में हमारा बिल्कुल आया और अच्छा भला आया मैडम। डॉक्टर फरिया भी हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर फरिया बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरिया, इन सारे नंबर्स में, इन सारे अदादो शुमार में हम तो ये भूल ही जाते हैं कि हमें आवाम की बात भी करनी है, वेलफेयर की बात भी करनी है, सोशल प्रोटेक्शन की बात भी करनी है, एजुकेशन और हेल्थ की बात भी करनी है। ये कितनी बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हुकूमत की इस वक्त, जब हम ये सारे अदादो शुमार देख रहे हैं, जब हम ये भी देख रहे हैं कि IMF को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जा रहा है, जब हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे नंबर्स कौन से बेहतर हुए, कौन से अहदाफ पूरे नहीं हुए, लेकिन इसमें अवाम कहाँ है? जी बिल्कुल। देखिए, ग्रोथ आर्ग्यूमेंट नैरेटिव उसकी एक अपनी हैसियत है विच इज़ वेरी इंटेग्रल, लेकिन सोशल सेक्टर स्पेशली अगर हम बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करें, पूरेस्ट 40% पॉपुलेशन, और अगेन इकोनॉमिक सर्वे के जो फिगर्स हैं लास्ट ईयर 39% थे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, इट्स नॉट ओनली पॉवर्टी, एनर्जी पॉवर्टी है, बाकी डोमेन्स में हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी है। ठीक है तो हमारे साथ रहिए सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा। शेरी रहमान साहिबा, बजट जाहिर है अब तो बिल्कुल उसकी आमद है, कल ये पेश कर दिया जाएगा, और इससे कबल हम ये देख रहे थे कि जब बजट में डिले हो रहा था तो प्रोविंसेस के साथ मुसलसल बातचीत चल रही थी, इत्तेहादियों से यानी कि पीपल्स पार्टी से हुकूमत की बातचीत चल रही थी, कुछ इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा था। अब इत्तेफाक राय तो हो गया है, लेकिन अब जब हम ये देख रहे हैं कि सूबे भी अपना शेयर दे रहे हैं फेडरल के
के लिए, कुछ फिस्कल स्पेस पैदा करने के लिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सूबों की अब कितनी जिम्मेदारी होगी आने वाले वक्त में कि अवाम को कुछ किसी किस्म का रिलीफ दिया जाए इस बजट के बाद? जी देखिए, सूबे भी इस वक्त बुरी तरह ओवरस्ट्रेच्ड है, यानी कि आप देख रहे हैं सबके डेवलपमेंट बजट्स जो हैं वो कम किए गए हैं और सूबों को सरप्लस भी वापस देना है और फिर एक और कंट्रीब्यूशन करना है जो तो खैर नागुज़ीर है, क्योंकि वो हमारी एक सिक्योरिटी, जाहिर है एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है, ना वफाक में ना सूबे में खास तौर से आप देखिए डेवलपमेंट स्पेंडिंग इतनी कम हो रही है क्योंकि कटौतियां इतनी हुई हैं। और पीछे आप देखें कि थ्रो फॉरवर्ड एक चीज होती है, यानी कि पुरानी जो प्रोजेक्ट्स हैं और स्कीमें जिन्हें कहते हैं वो ही मुश्किल से मुकम्मल हो पा रही हैं। और मतलब जबकि सूबे जो हैं उनका टैक्सेशन का रिकॉर्ड वफाक से बेहतर है, यानी कि जो सेल्स टैक्स वगैरह कलेक्ट होता है गुड्स पे तो नहीं, लेकिन हर सूबे का वफाक से बेहतर यानी मेन एफबीआर से बेहतर रिकॉर्ड है टैक्स कलेक्शन में। और यही आपका सबसे बड़ा मतलब एक बड़ी कमी है कि आप उन्हीं लोगों से वही विथहोल्डिंग किस्म के टैक्सेस ले लेते हैं या सेल्स टैक्सेस ले लेते हैं, वो भी आप कलेक्ट नहीं कर पाते। और हमारी बात ये है मुस्तकिल कि देखिए आप टैक्स नेट को बड़ा करें बजाय इसके कि नीचे उन्हीं लोगों पर वो दबाव डालते जाएं जिनकी वैसे ही कमर टूट गई है, चाहे वो मुतवसत तबके हों या अगर आप बिजनेसेस की भी बात करें तो वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि जी आप हमें इतना टैक्सेशन हमें लागू कर रहे हैं हम पर, तो हम कहाँ जाएं और हम फिर रोजगार कहाँ से पैदा करें। जो मुल्क में इस वक्त 7% बेरोजगारी है जो बहुत ज्यादा होती है। सेनेटर तो साहिबा, ये सूबे बड़ा ताउन मसला कर है रहे हैं जी। विफाक के साथ, जब अपने बजट में से हिस्सा निकाल के विफाक को देने जा रहे हैं। आप भी इन मीटिंग्स का हिस्सा रही हैं, अभी आपने खुद बात कर दी कि वो ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं सूबे इस वक्त। बड़ा कंसर्न होता है आवाम का भी जब सेहत, तालीम और जो बुनियादी सहूलियात है उनकी बात की जाए। आपको क्या लगता है सूबों को कहीं ना कहीं इन बुनियादी चीज़ों की तरफ भी कट जाएगा? जब हम सेहत, तालीम खास तौर पर बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं इस वक्त में जो सबसे बड़ा मामला बन रहा है, सूबे मैनेज कर जाएंगे अपने बजट के साथ या ये शेयर करते हुए, कोऑपरेट करते हुए विफाक के साथ, या बुनियादी जगह पे भी उन्हें कट करने की जरूरत पड़ सकती है? शेयर करना पड़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ानी पड़ेगी इन द सेंस के वफाक अपनी देखिए एक सरप्लस भी सूबा वापस दे रहे हैं ना, आपको पता है कि सरप्लस भी एक दे रहे हैं और वफाक को। तो ये जो मसलन एक ये टैक्स वफाक बढ़ाती जा रही है, सूबे तो नहीं बढ़ा रहे हैं ना टैक्सेशन, वफाक बढ़ाती जा रही है। पीएलडी ले लें आप, ये खरबों में अब होने लगा है। जो वन टाइम टैक्स लगा था फ्लड के लिए, ये पेट्रोलियम लेवी, इसके अंदर कार्बन लेवी भी आ जाएगा जो क्लाइमेट लेवी समझ लें इसे, और ये 2.5 से 5% तक मेरी इत्तला में हो जाएगा। तो ये बड़े एक्सपेंडिचर, ये बड़ी टैक्सेशन है जी। ये लेवीज हैं यानी कि ये डिविजिबल पूल में नहीं जाती, तो ये वफाक अपने पास ही रखता है। वफाक के पास बहुत इख्तियारात हैं टैक्सेशन के और वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी इतना बर्डन लगा के आप खरबों का बर्डन लेवीज को के जरिए लगा के जो डायरेक्ट हर मतलब कंज्यूमर पे जाते हैं, हर शहरी पे लगते हैं। और वैसे आपको पता है पेट्रोलियम हर चीज में इस्तेमाल होता है, हर घर का काम बजट होता है। जी हर घर का काम है, और चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो तो पेट्रोलियम का ये रिलेटेड लेवीज बढ़ती चली जा रही हैं। मगर सेनेटर साहिबा भी आप खुद कह रही हैं कि जब हम एफबीआर की कारकर्दगी की बात करें कि भाई वहां पे स्ट्रेच की जरूरत है, उस बेस को ब्रॉडन करने की जरूरत है, तो क्यों नहीं कर पा रहे? आपके पास क्या मतलब, जब आप लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, एफबीआर या गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं कर पा रहे? जबकि खुद चेयरमैन एफबीआर कह रहे हैं कि तमाम सिफारशी कल्चर खत्म हो गया और हमने अपग्रेड कर लिया और टेक्नोलॉजाइज कर दिया गया इस सिस्टम को। देखिए वो तो अब इन्होंने जो टारगेट्स तखमीने लगाए हैं 15 के, आपने देखा राइट, 15 ट्रिलियन के, तो देखते हैं अगर कलेक्शन, ये मैं समझती हूँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप अगर ब्रॉडन करें बेस को और आप ताजरान हो जो भी हो, जो देना भी चाह रहे हैं, जो एक आपकी फॉर्मल इकोनॉमी को आप भाई डॉक्यूमेंट भी तो कर सकते हैं ना एक साथ। तो और सूबे जो हैं
वो FBR जो है 11% कर रहा है टैक्स कलेक्शन, और सूबा कर रहा है, मतलब सिंध कर रहा है 22 और 23 तक, और पंजाब भी 30s में आ गया है अब सुनने में, वो कह रहे हैं। बाकी सूबे भी, हर सूबा इस वक्त बेटर टैक्स कलेक्शन कर रहा है FBR की मुनासबत, और उनके पास ये बड़े बड़े टूल्स भी हैं हर लेवीज के, जो देखिए ये ऑब्सोलीट हो गए हैं, और इनका ये कह देते हैं कि जी हमें अपना डेट रीपेमेंट्स करने हैं, 49% तो हमारा डेट रीपेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं। तो भाई हमारे साथ बैठ के जब साल बजट से अब तक पे तो ना, लेकिन तजावीज निकालें। सेनेटर साहिबा, आप कुछ इस हवाले से भी शेयर कर सकती हैं कि BISP पे भी कोई बातचीत हुई थी जब ये हम देख रहे थे कि बातचीत चल रही थी हुकूमत के साथ, कि इसका भी फिर शेयर डिवाइड होना चाहिए? जी वो शेयर नहीं इस वक्त डिवाइड हो रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये लेवीज वगैरह सारी बड़ी, इन अ वे ये तो सेल्स टैक्स ही है ना, एक और क्या है। तो ये आप वहीं रख रहे हैं, आप डिविजिबल पूल में वापस नहीं जा, आप दे रहे हैं सूबे को तो फिर बात करें, लेकिन सूबा तो कहीं टैक्सेशन का नई मद कहाँ से क्रिएट करेगा, उनको तो बर्डन लेना है सोशल स्पेंडिंग का, जैसे आपने अभी बात की मुझसे। तो ये सारी बातें, फिर सरप्लस भी वापस देना है जो बढ़ता चला जा रहा है वफाक को। तो ये सारी बातें होते हुए तो जाहिर है BISP दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड है जी सोशल ट्रांसफर में। जब भी आपकी कोई आफत आती है आप उसी पे ही डालते हैं ना, कि लोगों के दहलीज पे, दरवाजे तक आप फौरी तौर पर इमदाद फराहम कर सकें, चाहे वो हेल्थ का हो कोई या एम्प्लॉयमेंट, कोई भी स्कीम होती है आप उसके जरिए लगा देते हैं। आप बिल्कुल इसको, और ये वसीला ट्रांसफर इसलिए जरूरी है जी कि आप देखें इस वक्त मैं समझूंगी कि कोई हर दूसरा या तीसरा पाकिस्तानी तो गुर्बत की लकीर के नीचे है ना। जब 42% आप, वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपकी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं लोग, तो उनका भी हमें सोचना है, बल्कि पहले उनका सोचना चाहिए ना, जो सबसे महरूम तबके हैं, महरूम तबका है, मुतवस्सित तबका है, उनकी भी सर्वाइवल मुश्किल हो रही है। तो ये श्रिंकिंग दुनिया में वैसे हालात भी ऐसे हैं, देखिए जंगों का एक मुस्तकिल बाजार गर्म है, और जब जंगें होती हैं तो आप देखते हैं तेल वगैरह खाम हर चीज की कीमत फिर कहाँ आसमानों से बातें करती है। इस सूरत हाल में हमारे लिए बेहतर है कि हम बैठ के एक कुछ टैक्सेशन और अपनी भी जो आपने मसलन वफाक से हम कहते हैं कि आप अपनी भी तो थोड़ी एक्सपेंडिचर्स कम करें, यानी कि आप डेवोल्यूशन कर चुके हैं, आपकी सारी मिनिस्ट्रीज फिर भी डुप्लीकेशन में, डुप्लीकेशन के अलावा आपने हर सबके साथ अथॉरिटीज बना दी हैं पैरेलल, तो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस तो बढ़ते जा रहे हैं। सेनेटर साहिबा, सवाल यह है कि विफाक आपको बताता क्या है, जवाब क्या देता है? अभी तकनीकी कमेटियां भी बनाई गई हैं जो पैसे देने हैं सूबों ने, तो क्या उस मामले में बैठकर वहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर भी बात नहीं हो रही आप लोगों के दरमियान? देखिए वो बजट की रात भी इस तरह चलती है ना, पूरा हफ्ता, बस अब जल्दी है, बजट लेट हो रही है, तब कंसल्टेशन में आप रीस्ट्रक्चर हर चीज तो नहीं कर सकते, जितना हम उनको पुश बैक कर सकते हैं हम करते हैं कि देखिए ये वाला टैक्स इस तरह लगाएं और इधर ना लगाएं। तो मसलन एजुकेशन पे या आपकी स्टेशनरी पे आ रहा है, देखिए ये तालीम का तो वैसे ही फुकदान है, 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं मुल्क के, तो हमने एजुकेशन चीज पर टैक्स लगा दिया, उनके मटेरियल पर और स्टेशनरी पर, तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब। लेकिन सेनेटर साहिबा, हमें आज वजीर खजाना की बात से ही लग रहा था कि ये भी IMF ड्रिवन एक बजट ही है, क्योंकि उनकी पूरी गुफ्तगू में हमने कहीं अवामी बात कोई नहीं सुनी कि इसमें ये बात की गई हो कि अवाम से हमने रिलीफ देना है इस बजट में। जी अवाम को रिलीफ देना बहुत जरूरी है जी, और ये कोई सिर्फ सियासी बात नहीं है, ये एक हमारा उमरानी मुआहदा है लोगों से कि जिसका भी हाथ हो इस किस्म की अकाउंटिंग पर, ऑडिटिंग पर, बजट बनाने पर, ये जाहिर है ये मुल्क के ही अखराजात जो भी हैं, ये हम सबका कोई किसी का जाती सरमाया तो नहीं है ना, ये तो हम एक दूसरे का पब्लिक स्पेंडिंग है ना, ये बिल्कुल, ये टैक्स भी आवाम से इकट्ठा किया जाता है। सेनेटर साहिबा बहुत शुक्रिया, शेर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपने अपना कीमती वक्त दिया।